हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो मॉडल पेपर जो आ रखा है और ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हर एक हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, है ना, जो भी है बेटा, आपका उत्तराखंड बोर्ड, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में ले रखे हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं 1 नंबर वाले प्रश्न से। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्यू को संतुष्ट करने वाली शर्तों को लिखें ताकि परिमेय संख्या पी बट्टा क्यू का दशमलव प्रसाद अशांत आवृत्ति हो। अशांत आवृत्ति हो तो सिंपल इसका सोल्यूशन आ जाएगा बेटा। यहाँ सोल्यूशन पे आ जाएंगे हम और लिखेंगे यदि यदि परिमेय संख्या पी बट्टे क्यू में क्यू का गुणनखंड क्यू का गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप नहीं होता तो वह संख्या अशांत आवृत्ति होगी। सिंपल भाषा में एकदम अशांत आवृत्ति होगी। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे होंगे जो इस साल 2000 यूपी बोर्ड में नहीं है बेटा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को देखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य को गुणनफल इतना हो, तो यहाँ बहुपद की जगह वो द्विघात समीकरण बोल सकते हैं आपसे। फिर क्या करोगे? फिर तो आपको आता नहीं है, लेकिन कर सीख के जाओ। और इसका ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो फायदा ही देगा आपको। ठीक है, सोल्यूशन पे आ जाते हैं। हमें क्या दे रखा है बेटा? दिया है शून्यकों का योगफल। ओके बच्चों, शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। ये हमें दे रखा है 0। और फिर क्या दे रखा है हमें? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बेटा? अल्फा गुणा बीटा। वो हमें दे रखा है √5। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। यहाँ द्विघात समीकरण भी बोल सकते हैं आपसे। ठीक है, समीकरण वाले में सूत्र में बस 0 लग जाता है। द्विघात बहुपद निकालना है हमें। ठीक है, जिसका सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योगफल, फिर प्लस में आ जाता है शून्य का गुणनफल। ये तो द्विघात बहुपद का सूत्र है। अगर समीकरण बोलेगा तो बस यहाँ 0 लग जाएगा। ठीक है, अब हम मानों को रख देंगे। x² अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है 0, गुणे में x, अल्फा बीटा का मान है √5। तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो, ख़त्म हो जाता है वो, और यहाँ से प्लस का √5। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाइए। कह रहे मान लीजिए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DF समरूप हैं। इनके क्षेत्रफल क्रमशः इतने और इतने हैं। अगर EF 18 है तो BC ज्ञात कीजिए। हल करके लिखना है। तो देखो कैसे होगा बच्चों। हमें दे रखा है कि हमारे पास 2 त्रिभुज हैं, एक ABC है और एक DEF है। ठीक है, जो कि पहले से ही आपस में समरूप है। नाम दे दो इनका ABC DEF, ये आपस में समरूप है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल हमें दे रखा है वो दे रखा है 64, और इसका दे रखा है हमें 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें और एक चीज़ दे रखी है बच्चों, हमें EF हमें दे रखा है 18 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा EF ये दे रखा है। तो इसके संगत भुजा क्या हुई? BC। तो BC हमें निकालना है। मान लेते हैं कि BC x है। ठीक है, अब सॉल्यूशन पे आ जाओ। चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, इसलिए प्रमेय 6.6 अनुसार क्या होता है? अगर 2 त्रिभुज आपस में समरूप होती है बच्चों, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात एरिया ABC बट्टा एरिया DEF क्या होता है? उनकी संगत भुजा BC और उसकी दूसरी संगत भुजा क्या है? EF है ना। इसकी संगत भुजा BC है, इसकी संगत भुजा EF है, का वर्ग होता है ना। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा? ABC कितना दे रखा है? 64, और एरिया DEF कितना दे रखा है? 81। ये मान यहाँ हमने रख दिया। BC के मान को हमने x बोला और EF के मान को हमने 18 माना है। इसका टोटल का वर्ग। आगे हल करते हैं। ठीक है,
आगे हल करेंगे, ये डंडा लगा दो थोड़ा सा एक। अब देखो आगे जब हल करेंगे तो 64 को लिख सकता हूँ मैं 8 8 64 8, ठीक है। और 81 को लिख सकता हूँ 9 का वर्ग, दोनों का वर्ग टोटल का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे घातों की, 2 से 2 हट जाएगा, यहाँ बचेगा 8/9 और यहाँ आ जाएगा x/18। काट सकते हो नीचे, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, तिरछी गुणा करो, x 1 कम x, 8 दूनी 16, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो BC है, BC को हमने x माना था, BC कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। एकदम बढ़िया डिटेल से करा रहा हूँ जैसे एग्जाम में करना है, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं जैसे ये चैप्टर इस साल यूपी बोर्ड में नहीं है तो आप यूपी वाले बटे स्किप कर लेना, बाकी बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ना, बाकी सभी बोर्ड्स के लिए। कह रहे हैं कि इस समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सर्वांतर लिखें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चा। प्रथम पद क्या होता है, पहला पद, ठीक है। प्रथम पद ए कितना है बच्चों, 3/2। फिर हमें क्या निकालना है, सार्वंतर, सार्वंतर डी क्या होता है, द्वितीय पद में से प्रथम पद माइनस करो। द्वितीय पद है 1/2, प्रथम पद है 3/2, घटाओगे, नीचे दोनों के बट्टे में 2 है तो ऊपर वैसा का वैसा माइनस हो जाएगा, माइनस के 2/2, 2 1 कम 2, तो डी का मान आ गया -1, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। धन पूर्णांक, स्टार्टिंग के धन पूर्णांक, n संख्याओं का योग, सूत्र में लिख लो बेटा एक, n संख्याओं का योगफल, ठीक है। अगर प्राकृतिक संख्या बोले या स्टार्टिंग के धन पूर्णांक बोले ना, तो n संख्याओं का योगफल का जो सूत्र होता है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, याद रखना बेटा। इसे सिग्मा n से प्रदर्शित किया जाता है और इसका सूत्र होता है n+1/2, सिंपल। वैसे ये AP वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो। n के स्थान पर क्या है हमारे पास, 100 है, 100 धन पूर्णांक बोला है तो 100 रख देंगे, ठीक है। बट्टे में 2 काटोगे, 2 पंजे 10, 0, 50 गुणा 101, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, पीछे से 0, 50 50, ये आ जाएगा आंसर। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग इतना होगा। अगले प्रश्न में आ जाइए कि tan थीटा का मान इतना है तो इसका मान कितना होगा, ठीक है। कॉसेक सेक करके लिखा हुआ है तो हल करते हैं बच्चों। आपको पता होगा एक चीज़, एक सर्वश्रेणी का पता होगी, चूँकि 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, sec स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। ये चीज़ दे रखा है। अच्छा, आपका दिमाग थोड़ा और चलता हो तो आपको पता होगा 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, cosec स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर इस क्वेश्चन को देखो तो बढ़िया ज़बरदस्त क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा है, दिया है tan थीटा का मान। tan थीटा का मान कितना दे रखा है, 1/√5, ठीक है। कई बच्चे और तरीके से भी करेंगे लेकिन वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है वो देखते हैं। cosec स्क्वायर थीटा माइनस के sec स्क्वायर थीटा, बट्टे में क्या है, cosec स्क्वायर थीटा प्लस के sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास है। 2 तरीके हैं, ठीक है, 2 तरीके हैं। cosec स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर, तो क्या किया जा सकता है, देखो cosec को मैं लिख सकता हूँ 1 + cot स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, सूत्र होता है। sec स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, वही चीज़ नीचे भी हो जाएगी, प्लस माइनस का ही फ़र्क है। 1 + cot स्क्वायर थीटा और इधर है 1 sec स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। यहाँ प्लस का 1 माइनस का 1 कटा, ऊपर आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। आप कहोगे सर ये क्या कर रहे हो, इतना लंबा क्यों कर रहे हो, बेटा लंबा नहीं, यही सबसे शॉर्टकट है। अब आप कहोगे सर cot का मान तो दे नहीं रखा है, मैं भी कौन सा कह रहा हूँ कि cot का मान दे रखा है बेटा, लेकिन आप जानते हैं cot जो होता है वो tan का व्युत्क्रम होता है। तो अगर tan का मान पता है इसका सीधा मतलब है cot का मान पता है। 1/√5 है तो cot क्या हो जाएगा, 5/√1 स्क्वायर। tan का मान 1/√5 है, 1/√5 है, रख दो। यहाँ पे भी वही काम होगा, 5/5/1 और यह हो जाएगा 1/√5, ठीक। √5 का मतलब बट्टे में 1/5 ही वो वर्क करोगे तो 5,
1 का वर्ग 1, ये भी 5। यहाँ से देखो बच्चों 5, 1/5 लॉस ऑफ आ जाएगा ऊपर कितना 5, पाव बचे 25 माइनस का 1, यहाँ पे भी लॉस ऑफ आ जाएगा 5, 5 दूनी 10, पाव बचे 25 प्लस 1, इसके बट्टे में 5, इसके बट्टे में 5 कटा, 25 में से घटाएंगे 24, नीचे कितना है 10, 25 35 और 1 36, काटो इसे, 4 से कटेगा, 4 छंग 24, 4 9 36, 3 से काटो, 3 3 9, 3 दूनी 6, आंसर आ गया 2/3। क्यों आ गया ना आंसर, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं एक गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। हमारे पास बच्चों एक गोला है, बना दिया मैंने गोला, ठीक है, और उसका जो त्रिज्या हमें दे रखा है ना बच्चों, कितना दे रखा है हमें त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, दिया क्या है त्रिज्या, त्रिज्या आर बराबर हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, इसलिए गोले का, गोला है ये ध्यान रखना, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका सूत्र होता है 4πr², ठीक है, 4π का मान 22/7 कुछ नहीं देता तो वही रखते हैं, और त्रिज्या हमारी है 8, स्क्वायर है तो 8 × 8। अब ऊपर ऊपर गुणा करो भाई साहब, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 64, बट्टे में 7, ऊपर गुणा कर लेना और जितना आएगा उतना लिख देना, वही आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाइए। कह रहे किसी एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, ठीक है बच्चों। सॉल्यूशन, जो निश्चित घटना होती है उसका जो प्रायिकता होता है वो 1 होता है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। अब बड़े बड़े क्वेश्चन में आ जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है इस साल यूपी बोर्ड में नहीं है, ये चैप्टर 2023 बोर्ड में, बाकी हमेशा आता है बेटा, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे दी गई आकृति में 2 संकेंद्रीय वृत्त जिसका केंद्र O है, दिख रहा है चित्र में, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक बाह्य बिंदु P से वृत्त परस्पर जगह P और PB खींची गई है। यदि PA 12 है तो PB ज्ञात कीजिए, ठीक है। PA 12 है, देखो एक स्पर्श रेखा यहाँ पर डाला गया है इस वृत्त पर, और दूसरी स्पर्श रेखा मुझे यहाँ डाली गई है इस वृत्त। कई बच्चे ये 12 है तो ये भी लगा देंगे 12, नहीं बेटा, वो सेम वृत्त पर नहीं है, ये दूसरे वृत्त पर है। ये देखो ना, मैं आपको चित्र थोड़ा बढ़िया सा बना कर दिखाता हूँ। ये मेरा एक छोटा सा वृत्त है और ये दूसरा वृत्त है, ठीक है। हमारे पास जो बेटा केंद्र है वो ये है, ठीक है, और यहाँ से एक बिंदु यहाँ पर हमारा P है, ठीक है, ये हमारा बिंदु P है। फिर इससे यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींची है हमने, ये A है ना, ये डाल देते हैं ऐसे, ये PA है, ठीक है, और दूसरा हमारा इधर से PB, ठीक है। ये प्रॉपर हुआ चित्र। अब देखो ये यहाँ पे गया और ये यहाँ पे आया, ठीक है। नाम ये O है, ये P है, ये A है, ये B है। ओके बच्चों, संकेंद्रीय 2 त्रिज्या है, एक का 3 है, ये 3 सेंटीमीटर का है और ये वाला 5 सेंटीमीटर का है ना। और आप जानते पर मैं 10.1 के अनुसार त्रिज्या और स्पर्श रेखा, क्योंकि ये क्या है बेटा, ये रेखा क्या है, स्पर्श रेखा है ना, और ये हमारी क्या है, ये वाली रेखा त्रिज्या है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के भी कोण 90 अंश का बनता है, ये भी त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो ये भी कोण यहाँ कितना बनेगा, 90 अंश का बनेगा, ठीक है। यहाँ पे भी कितना बनेगा, 90 अंश का बनेगा। तो मैंने अभी लगा दिया, वो लिख के दिखाऊंगा, अभी टेंशन मत लो। ओके, तो ये भुजा पहले निकालनी पड़ेगी, उसके बाद जाके ये भुजा मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, चूँकि प्रमेय 10.1 से क्या मिलेगा आपको, कोण A और कोण B दोनों के दोनों 90 अंश के हैं। अब आ जाओ 90 अंश यानी कि पाइथागोरस पर मिलेगा त्रिभुज OAP में क्या होगा, कर्ण का वर्ग, 90 अंश के सामने पूछ जाओ, कर्ण OP का जो वर्ग होगा बेटा वो OA का वर्ग प्लस AP के वर्ग के बराबर होगा, है ना। AP मुझे पता नहीं है, निकालना है। OP मेरे पास कितना है, अच्छा AP मुझे को दे रखा है ना, AP अपन को कितना दे रखा है, AP या PA, ये मुझे को 12 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, तो कर्ण OP मुझे निकालना, OP पता नहीं है, OA 5 है,
वर्ग, ये 12 है वर्ग, 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, जोड़ेंगे 169, OP आ जाएगा 169 का वर्गमूल, तो OP आ जाएगा मेरे पास 13 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये हमारे पास 13 सेंटीमीटर है। अब इसको निकालना है, फिर से आ जाओ त्रिभुज OBP में। ठीक है, लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग, कर्ण हमारा OP है ना, बेंच के सामने वाली भुजा, OB का वर्ग प्लस PB का वर्ग है ना। देखो बेटा, ये कर्ण है, कर्ण का वर्ग जो होता है बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो OP, हाँ OP हमारे पास 13 है, 13 का वर्ग, OB 3 है, 3 का वर्ग, और PB हमें निकालना है। 13 का वर्ग 169 और 3 का वर्ग 9, PB 100, ये प्लस का 9 इधर के घटाएंगे तो 160 बचेगा। ठीक है ना, ये चीज़ आ गई PB स्क्वायर। इसको लिख सकता हूँ 16 गुणा 10 PB स्क्वायर को। तो आगे हल करेंगे तो PB क्या हो जाएगा बेटा, इसका वर्गमूल 16 गुणा 10 का, 16 का वर्गमूल 4 होता है और 10 का वर्गमूल नहीं बनता, अंडर रूट में 10 ही रहेगा। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर आ जाएगा PB। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे निम्नलिखित सारणी में B और D का मान ज्ञात करना है। ये जो D है और कहाँ है B, ये जो B है इसका मान ज्ञात करना। देखो बेटा, ये बारंबारता है और ये संचयी बारंबारता है। कॉन्सेप्ट लगाओ। ठीक है, ये 4 है, यहाँ 4 होता है, और 4 और 5 को जोड़ेंगे 9 मिला, 9 और B को जोड़ेंगे तो मुझे 15 मिलेगा। तो वही लिखना है, चूँकि 9 प्लस B बराबर 15 होगा, तो प्लस का 9 उधर जाके माइनस करेंगे तो B का मान कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। आंसर पहला वाला। फिर से चूंकि लगाओगे, अब D निकालना, 22 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, D मिलेगा, यानी कि 26 होगा D का मान। इतना आसान क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट का यूज़ कर दिया हमने, है ना। संचयी बारंबारता वाला, संचयी बारंबारता और बारंबारता में जो संबंध होता है उसका इस्तेमाल किया हमने। अब आ जाओ सेक्शन B में, 2 नंबर वाले प्रश्न। और देखो सारे क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, प्लीज़ देखिएगा पूरा। अगला क्वेश्चन बोला, बिना आलेखित किए, मतलब बिना ग्राफ खींचे, बताइए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों का योग प्रतिच्छेदी रेखाएं, संपाती रेखाएं या समांतर रेखाओं को निरूपित करता है। चलिए, एग्जाम में जैसे कर रहे हैं ना बिल्कुल वैसे कर रहे हैं हम। हमें क्या दे रखा है, जो समीकरण दे रखा है उसको हम लिख लेंगे प्रॉपर। 6x माइनस के 3y प्लस के 10 बराबर 0, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण हमारे पास है 2x माइनस के y माइनस के 9 बराबर 0। ठीक है, चूँकि a1 कितना है बेटा, x का गुणज 6, b1 कितना है, y का गुणज माइनस का 3, और c1 कितना है 10। फिर आ जाओ a2 में, a2 कितना है, x का गुणज 2, b2 कितना है, y का गुणज कुछ नहीं तो 1 माइनस का, c2 कितना है माइनस के 9, है कि नहीं। अब निकालेंगे अनुपात a1 बट्टा a2, a1 है 6, ये 2, 2 3 6। फिर b1 बट्टा b2 निकालो, -3 माइनस का 1, माइनस से माइनस कटा, ये भी 3 आ गया बराबर आ गया। फिर c1 बट्टा c2 निकालो, c1 10, c2 माइनस के 9। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये 2 बराबर है, परंतु ये बराबर नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2, परंतु बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के, है कि नहीं। ये कंडीशन है। तो ये कंडीशन किस चीज़ का होता है बच्चों, ये होता है समांतर रेखा का, ये होता है समांतर रेखा का। ठीक है, और समांतर रेखा में कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं, क्योंकि प्रतिच्छेद करेगा ही नहीं कहीं पर, कोई हल नहीं। और कोई हल नहीं जब होता है तो क्या होता है बच्चों, असंगत होता है, और जब हल होता है तो संगत होता है। आराम से हो गया। अगले प्रश्न में आ जाइए। कह रहे त्रिकोणमितीय सारणी का उपयोग किए बिना इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। और सबसे पहले जो दे रखा है उसको पहले लिख लो, cos 70 sin 20 प्लस cos 57 गुणे में है cosec 33 माइनस के 2 cos 60। ठीक
है, त्रिकोण की सारणी को बिना देखें आप देख रहे हैं कि अगर मैं 70 और 20 को जोड़ूं तो 90 आ रहा है, तो इन दोनों में से किसी एक को बदलना पड़ेगा। और 57 और 33 को अगर मैं जोड़ूं, 57 में 33, तो इनको भी जोड़ने पे 90 आ रहा है, तो इन दोनों में से किसी एक को बदलना पड़ेगा। बाकी इसका मान तो मुझे बताइए, ठीक है। सो एक को बदलते हैं दोनों में से, ध्यान रखिएगा। कॉस 90 में से मैं कितना घटाऊंगी, 70 आ जाए, 20। ऊपर वाला बदला है तो नीचे वाला नहीं बदल सकते। फिर आ जाओ, कॉस 57 मैंने यहाँ रखा, कॉसेक 90 में से मैं कितना घटाऊंगी, 33 आ जाए, 57। और ये वाला तो सिंपल ऐसे ही है। अब देखो यहाँ सूत्र लगेगा, यहाँ पर और यहाँ पर सूत्र एक नहीं कई सारे लगेंगे। आपको पता होगा बेटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। यहाँ लगेगा, लगाते हैं तो यहाँ से आ जाएगा साइन 20, नीचे ऑलरेडी साइन 20 है। फिर कॉस 57 वैसे का वैसे, और कॉसेक 90 माइनस 57 क्या हो जाएगा, सेक 57, और 2 कॉस 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब आगे हम हल करेंगे। देखो बेटा, इसको जब काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1। और ये एक सूत्र फिर से बना है। कैसा सूत्र बना है इससे आप जानते हैं, क्या जानते हो आप, कि कॉस थीटा गुणे सेक थीटा, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। बिल्कुल, यहाँ मैंने 1 रख दिया, ठीक है। 2 कॉस 60 का जो मान होता है वो होता है 1/2, 2 से 2 कटा, ठीक है। 1 और 1 2, माइनस के 1, तो आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व हो गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं एक त्रिभुज है आपके पास जिसमें सी कोण समकोण है, कोण जो होता है वो बीच में लिखा था प्रॉपर, सी डी ए बी पर लंब है, तो हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है। ये क्वेश्चन भी मैंने कई बार कराए हैं, हर चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो बार बार पूछा था, वहाँ पे भी मैंने रखा है, तो लिंक डाल रखा डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेक कर लेना। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में जो बोला है सी कोण 90 अंश का है, ये सी 90, तो यहाँ बी होगा कहीं पर और यहाँ पर ए होगा। फिर क्या किया गया है कि सी से लंब डाला गया है ए बी पर, लंब डालते हैं, ये लंब डाला मैंने, तो इस भुजा का नाम बोला है सी डी, ठीक है। चूँकि सी डी जो लंब है वो ए बी पर है, ठीक है, ओके। तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि सी डी स्क्वायर ये चीज़ बी डी इंटू ए डी होगा। तो बहुत ही ईजी सा प्रश्न बन चुका है, प्रमेय अगर आपने पढ़ा है। अगर समकोण त्रिभुज में जहाँ पर समकोण है उस कोण से लंब डाला जाए तो छोटा वाला त्रिभुज इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप होगा, ठीक है। ये छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले के भी समरूप होगा, और ये वाला छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले के भी समरूप होगा। हमारे पास जो भुजा एक बी डी है, बी डी यहाँ पर आएगा, और फिर एक क्या है, ए डी है। तो इन दोनों त्रिभुजों को मुझे लेना पड़ेगा, तो यहाँ लिख दूंगा मैं प्रमेय 6.7 से। बस जो त्रिभुज है बेटा, ठीक है, त्रिभुज सी डी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी के, ठीक है। अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका बी डी बट्टे सी डी, और यहाँ से आ जाएगा सी डी बट मैं 2 ही ले रहा हूँ, सी डी बट्टे ए डी, ठीक है। तिरछे गुणा कर देंगे, सी डी गुणा सी डी का वर्ग, और ये हो जाएगा बी डी गुणा ए डी, ठीक है बच्चों। यही आपको सिद्ध करना था, आराम से हो गया। अगले प्रश्न में आ जाइए, हमसे क्या बोल रहे हैं, क्या बिंदु इतना 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 एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो पहले हमारे पास जो बिंदु है उनको मैं लिख लेता हूँ, ए मान लेते हैं, इसका नाम ए है। दूसरा बिंदु मेरे पास बी है -2,3, और अगला जो बिंदु है वो 2,3। तो हमारे पास 3 बिंदु, 3 बीच की दूरी निकलेगी, एक ए बी निकलेगी, एक बी सी निकलेगी, और एक क्या निकलेगी, ए सी, ठीक है। सो देखो बच्चों, सबसे पहले बात आ जाते हैं ए बी की, ए और बी के बीच की दूरी। सूत्र पहले लिख देता हूँ एक में, क्या होता है, x1
माइनस x2 का वर्ग y1 माइनस y2 का वर्ग, है ना। जब ए बी में आ जाओगे तो ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2 हो जाएगा। ठीक है, रखते हैं सूत्र में, x1 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, x2 का स्क्वायर, y2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 3 2 5 5 का वर्ग 25, 3 2 5 5 का वर्ग 25, 25 25 √50। ठीक है, तो इसे 50 को मैं लिख सकता हूँ 5√2 मात्रक। ठीक है, इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया। अब हमने ए बी निकाला था, अब आप बी सी निकालो, बी और सी के बीच इसकी बात होगी, x1 माइनस के 2, x2 है 2 स्क्वायर, y1 माइनस y2 स्क्वायर, -2 -4, -4 का वर्ग होता है 16, माइनस का प्लस हो जाता है, -3 -3 -6 का वर्ग 36। तो ये आ जाएगा 6 6 12, हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है, 52 का वर्गमूल निकालो तो कितना होता है, 52 का वर्गमूल निकालो, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 1 कम 2, तो ये आ जाएगा 2√13। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो रहा है। अब ए बी निकाला, बी सी निकाला, अब हमें क्या निकालना चाहिए, अब हम निकालेंगे ए सी, ए और सी के बीच, ये ए है बेटा और ये सी है, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 1 का वर्ग 1, 2 में से 3 घटाएंगे -1, -1 का वर्ग 1, तो ये आ गया √2, समीकरण नंबर 3 मात्रक। तो त्रिभुज बनाता है या नहीं बनाता है ये कैसे पता लगाते हैं बेटा, अगर किसी दो भुजा को अगर मैं जोड़ दूं तो उसका जो योगफल है, ठीक है, वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। किसी भी दो को जोड़ूं तो देखो बेटा, इसको और इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो इस वाले से बड़े हैं कि नहीं है, तो ये चीज़ लिखनी पड़ेगी आपको, हैं लिखेंगे क्या, चूँकि ए बी प्लस बी सी, अगर इसको मैं जोड़ रहा हूँ तो इसका जो मान है वो ए सी से बड़ा है, अतः ए बी सी एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, ये आप लिख दोगे। अच्छा, पहला आंसर तो चलो त्रिभुज बनाते, अब किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं, चूँकि सारे जो मान है वो अलग अलग है, चूँकि ए बी बराबर नहीं है बी सी के और ये बराबर नहीं है ए सी के, इसलिए ए बी सी एक विषम बाहु त्रिभुज बनाते हैं, विषम बाहु त्रिभुज बनाते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। अगले प्रश्न में आ जाइए, कह रहे 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा खींचा जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इक्का होगा, लाल रंग का होगा, लाल रंग का एक पत्ता है। ठीक है, ये देखो लाल रंग का रेड कार्ड। ठीक है, सो आपको पता है बेटा, जो ताश की गड्डी में कुल पत्ते होते हैं 52, जिसकी 2 कैटेगरी हैं, एक लाल रंग की कैटेगरी है और एक काले रंग की कैटेगरी है। ठीक है, लाल रंग की कैटेगरी में 26 पत्ते हैं और काले रंग की कैटेगरी में भी 26 पत्ते हैं। इसके भी 2-2 कैटेगरी होते हैं, इसके भी 2-2 कैटेगरी होते हैं और हर कैटेगरी में 13-13 पत्ते हैं। ठीक है, तो हर कैटेगरी में इक्का जो होता है वो एक होता है, इक्का जो होता है हर कैटेगरी में एक होता है, तो टोटल कैटेगरी 4 है हमारे पास, तो 4 इक्का है। प्रायिकता बेसिकली क्या होता है, प्रायिकता क्या होती है, सूत्र सिंपल में लिखो तो मैं, प्रायिकता का सूत्र होता है संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, है कि नहीं बच्चों, यही होता है। अगर पहले वाले ऑप्शन में आ जाए इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो इक्का का संभव परिणाम 4 है, कुल परिणाम हमारे पास कितना है 52, 4 1 कम 4, 7 12, तो पहला आंसर हो जाएगा 1/13। दूसरे ऑप्शन बी पे आ जाओ। ठीक है, लाल रंग के पत्ता, लाल रंग के पत्ते होने की प्रायिकता, पत्ते होने की प्रायिकता, लाल रंग
कितने होते हैं 26, और कुल पत्ते कितने हैं 52। संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम 26 एकम 26, 26 दूनी 52। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा आराम से। या फिर अगला एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक डिब्बे में 5 लाल रंग के कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे, तो कैसे लिखेंगे, दिया है। क्या दे रखा है, लाल कंचा, लाल कंचे हैं 5, ठीक है। फिर हमारे पास है सफ़ेद कंचे, सफ़ेद कंचे हैं 8, और हरे कंचे कितने बच्चों, हरे कंचे हैं 4। तो कुल कंचे कितने हमारे पास है, सबको जोड़ दीजिए, 5 + 8 + 4 12 और 5 17, ठीक है। सो पहली वाली जो निकालनी है, कौन नंबर, लाल कंचा, लाल कंचे होने की प्रायिकता, संभव परिणाम लाल कंचे कितने हैं, 5, और कुल परिणाम है 17। आंसर दूसरा हरा नहीं है, ठीक है। ख नंबर हरा नहीं है, इसकी प्रायिकता निकालनी है, तो हरा है Pg, एक में से घटा दूं, किसी चीज़ की ना होने की प्रायिकता एक में से उस चीज़ की होने की प्रायिकता घटाने से मिलती है। तो हरे कितने हैं वो निकाल लो पहले, हरे हैं 4 और कुल है 17, इसको हल कर लो, 17 एकम 17 माइनस के 4, तो ये आ जाएगा 17 में 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 13 बट्टे 17, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। सेक्शन सी पे आ जाते हैं। अब कह रहे हैं इस संख्या का और इसका HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। बेटा ये आपकी प्रश्नावली जो एक है उसका पहला उदाहरण है, और ये मैंने ऑलरेडी करा रखा है, एक्सरसाइज 1.1 कराते वक्त भी कराए, उदाहरण भी मैंने करा रखे हैं सभी चैप्टर्स के। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक्स डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो जब ख़त्म हो जाए तो जाके देख लेना, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो देख लीजिएगा, ठीक है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिद्ध करना है, तो ये भी हालांकि मैंने करा रखा है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, माना उल्टा मान लेते हैं, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। अब जानते हैं हर एक परिमेय संख्या को हम P/Q में लिखते हैं, जहाँ पर Q का मान 0 नहीं होता, और हमारा P और Q क्या होता है, पूर्णांक होता है, और HCF उनका 1 होता है, ठीक है। P और Q क्या है, पूर्णांक है, वह HCF जो होता है P और Q का वो 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अंडर को एक तरफ रखो, बाकी दुनियादारी को दूसरी तरफ, 3 उधर गुणे में था, इधर बट्टे में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इसे समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है। इसको मैंने क्या मान लिया, 1। अब आप देखो बेटा P/3Q क्या है, चूंकि P/3Q एक परिमेय संख्या है परिमेय संख्या, और हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। और कभी ये हो सकता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर आ जाए, कभी नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, चूंकि तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, ये जो बोल रहा है कि √2 और P/3Q बराबर होगा, ये बराबर कभी नहीं हो सकते, ठीक है। ये लिख देंगे हम यहाँ पर, ओके। अतः हमारी अवधारणा क्या है, गलत है, जो हमने बोला था कि परिमेय संख्या वो चीज़ हो ही नहीं सकती, अतः हमारी अवधारणा गलत है। अगर अवधारणा सही होती तो ये बराबर आते, बराबर नहीं आ रहा इसलिए गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अगर अवधारणा गलत है इसलिए 3√2 एक क्या हो जाएगा बच्चों, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ओके। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत
नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। हमसे क्या बोल रहा है, इस समीकरण को हल करो, m का वह मान ज्ञात करो जो इसको संतुष्ट करता हो। ठीक है जी, सबसे पहले आ जाइए जो हमें दे रखा है। क्या दे रखे हैं, दो समीकरण, 2x प्लस 3y बराबर 11 और दूसरा हमें दे रखा है 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। बहुत आसान समीकरण है, विलोपन विधि से फटाफट हल हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख दूंगा समीकरण 1 व 2 से। क्यों? क्योंकि 2x गुणज समान है तो फटाफट हल हो जाएगा। तो 2x किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हैं, 11 है, और ये 2x माइनस के 4y माइनस के 24। देखो बेटा, अगर चिन्ह समान होते हैं प्लस पे प्लस के दोनों, तो हमें क्या करना है, घटाना है। घटाने पर नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, प्लस माइनस कटा, 4 और 3 7y, और इधर से हो गया 35, 7 पंजे 35। तो y का मान आ गया 5। y का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक है, तो प्लस के 3 इधर के माइनस का हो जाएगा। y का मान 5 रख देंगे, 3 बचे 15, तो माइनस के 4, काटोगे 2 दूनी 4, x का मान आ जाएगा माइनस के 2। ठीक है, प्रश्नानुसार हमारे पास क्या है बेटा, y बराबर दे रखा है mx प्लस 3, हमें m का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, y का मान रखेंगे 5, x का मान निकला है माइनस के 2 और ये 3। आगे हल करो तो प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3, इधर है माइनस के 2x 2m। ठीक है, 5 3 घटाओगे 2, माइनस का 2 इधर गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा, 2 1 कम 2, तो m का मान आ जाएगा माइनस के 1। ठीक है, तो ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से हो गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कहने किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए इतने राशि है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी प्रश्नावली 15.2 का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 होगा शायद। ये सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो मान लेते, मानो प्रथम पुरस्कार ये है। ठीक है, और उसके बाद 20 कुल पुरस्कार की जो धनराशि कुल राशि वो 700 रुपये है। तो द्वितीय पुरस्कार क्या हो जाएगा, 20 रुपये कम है तो ये 20 कम है। तीसरा क्या हो जाएगा, और 20 कम करोगे तो 40। चौथा क्या हो जाएगा, 60। पांचवा हो जाएगा 80। छठा हो जाएगा 100 और सातवां आखिरी पुरस्कार हो जाएगा 120। कुल राशि कितनी है, 700 है। मतलब इन सभी राशियों को जब आप जोड़ोगे तो किसके बराबर होगा, 700 के बराबर होगा। यानी कि a माइनस 20, a माइनस 40, a माइनस 60, a माइनस 80, a माइनस 100 प्लस a माइनस 120, ये किसके बराबर है, 700 के बराबर। ठीक, आगे हल कीजिए। a कितनी बार आ रहा है, 7 बार आ रहा है, तो 7a। अब जोड़ो, देखो बेटा, 40 और 60 100, और ये हो गया 200, 300, 420, माइनस के 420 इधर है 700। 7a माइनस का 420 उधर जाके जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 1120। ठीक है, ये 7 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 कम 7। ठीक है, कितना बचा, 3 बचा, 3 4 बचा, 7 छंग 42 0। तो प्रथम पुरस्कार की जो राशि होगी वो कितनी होगी बेटा, 160 रुपये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 140 रुपये, ये हो जाएगा 120 रुपये, ये हो जाएगा 100 रुपये, ये हो जाएगा 80 रुपये, ये 60 रुपये और ये 40 रुपये। सबको इतना मिलेगा। जोड़ के देखोगे 700 भी आ रहा होगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे सिद्ध कीजिए कि ये तीनों बिंदु समरेखीय हैं, तो ये चीज़ होगी। ठीक है,
आपको दे रखा है संरेखीय का मतलब क्या होता है, सभी बिंदु एक ही तल में, ये जो बिंदु हैं वो एक ही तल में है, एक ही रेखा पर है। ये मेरा ए बिंदु है सपोज करो, जो कि है a,0, ये मेरा बी बिंदु है 0,b, और ये मेरा सी बिंदु है 1,1। निर्देशांक मान लो ये x1 है, ये y1, ये x2 ये y2, ये x3 ये y3। ठीक है बच्चों, हमें सिद्ध क्या करना है, जो वो लिख लो। सिद्ध क्या करना है बेटा, आपको सिद्ध करना है कि 1/a प्लस 1/b किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको सिद्ध करनी है। संरेख बोला है, संरेख बोला है तो बेटा त्रिभुज बन ही नहीं रहा, यानी कि त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो लिख देंगे चूंकि ए बी सी संरेख हैं, ठीक है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 के बराबर होगा। सूत्र रख देते हैं, क्या होता है सूत्र, 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अब देखो बेटा 1/2 गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा, 0 के बट्टे में तो 0, तो 1/2 का काम खत्म। x1 का मान कितना है बच्चों, a, और फिर y2 का मान है 0, y3 का मान है 1, फिर x2 का मान है 0, y3 का मान है 1, और y1 का मान है 0, फिर x3 का मान कितना है 1, और y1 का मान है 0, और y2 का मान है b। ठीक है, ये रख दिया, उधर क्या है 0। यहाँ से क्या आ गया, कहीं तो गड़बड़ हो रहा है बेटा। x1 y2 मेरा b है, ठीक है, तो यहाँ b आएगा। हाँ, ये गड़बड़ हो रही थी, y2 माइनस y3 मेरा 1 है, ठीक है, फिर 0, ठीक है, फिर x3 मेरा 1 है, फिर y1 मेरा 0 है, और फिर y2 मेरा b है। ठीक है, अब सही है, अंदर गुणा करेंगे तो ए बी माइनस का a प्लस 0 माइनस का b। ठीक है, तो ए बी इस तरफ रहा, माइनस का a इधर आके प्लस, माइनस का b उधर जाके प्लस। मैं क्या करूँगा, ए बी से भाग दे दूँगा, ए बी से दोनों तरफ भाग देने पर भाग दे दीजिए, ए बी बट्टे ए बी, ए के बट्टे में ए बी, बी के बट्टे में ए बी कम ए बी, ए से घटा 1/b, बी से भी घटा 1/a। ढंग से लिख लेंगे, 1/a प्लस 1/b बराबर 1। ठीक है, आपको यही तो सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आराम से हो गया सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, जो हर साल आते हैं बोर्ड एग्जाम प्रूफ करने में आ जाते हैं बच्चों। ये सिद्ध करने वाले प्रश्न और ये एनसीईआरटी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में आते हैं, हर साल लगभग आ ही जाते हैं प्रूफ करने के लिए। तो पहले वाले पे करते हैं प्रूफ। तो हम क्या लेते हैं, बायां पक्ष लेने पर, यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर। ठीक है बच्चों, बायां पक्ष ले लेंगे। सो देखो बेटा, बायां पक्ष ले लीजिए, 1 प्लस कॉस है, यहाँ पर बट्टे में क्या है बच्चों, साइन है। फिर इस तरफ क्या है बच्चों, साइन ए, बट्टे में है 1 प्लस कॉस ए। ओके, अब कोई सर्वसमीका लग रही है, इसमें नहीं लग रही। सर्वसमीका नहीं लगती है तो साइन कॉस में बदलते हैं, पहले से ही साइन कॉस में बदलना। अब भिन्न के रूप में तो हल कर लीजिए, नीचे लॉस ऑफ ले लेंगे, आपस में गुणा कर देंगे, नीचे साइन ए गुणा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए गुणा 1 प्लस कॉस ए, 2 बार गुणा में तो घात में 2 आ जाएगा, साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको हमें खोलना पड़ेगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा a का वर्ग, ठीक है, b का वर्ग प्लस 2ab, 2 1 कम 2, 2 कॉस ए, और ये हो गया साइन स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे क्या है बच्चों, साइन ए गुणे में क्या है 1 प्लस कॉस ए। बिल्कुल, आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ मैंने 1 रख दिया, यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, ये रखा, और ऊपर से क्या है 2 कॉस ए, नीचे है साइन ए गुणे में 1 प्लस कॉस ए।
एक और एक कितना होता है, 2, ठीक है, 2 साइन ए। नीचे जो है उसको वैसे का वैसे लिखते रहिए। अब ऊपर से देखो 2 ओबनिस्ट आ रहा होगा, 2 1 कम 2, 2 बाहर आ गया, साइन बचा सिर्फ साइन ए। अच्छा साइन कहाँ से लिख दिया रहा हूँ, कॉस है बच्चों, है ना, यहाँ पे तो कॉस है, साइन कहाँ से लिख दिया, नज़र हटी दुर्घटना घटी। ओके बेटा, कॉस था तो कॉस ही बचेगा, नीचे साइन है, 1 प्लस कॉस ए, है ना, तो 1 प्लस कॉस ए ऊपर नीचे गुणे में कटा 2, नीचे 1/, साइन में बचा 1/, साइन क्या होता है, कॉसिक, कॉसिक, यही तो प्रूफ करना था। राइट हैंड साइड आ गया आपका, है कि नहीं, आराम से आ गया राइट हैंड साइड, 2 कॉसिक है। अब दूसरे वाले ऑप्शन में आ जाइए, ये दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दोनों पक्षों को लेके हल करोगे तब आपको मिलेगा। इसे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। अब आते हैं दूसरे वाले प्रश्न में। यहाँ पे हमने लिखा 1 प्लस सेक ए और बट्टे में है सेक ए। अगर आप ट्राई करोगे ना बच्चों कि बाएं पक्ष में दाएं पक्ष में आ जाऊँ, आपको आना नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में दोनों पक्षों को एक साथ हल करते हैं। कोई सर्वसमीका लग रही है, नहीं लग रही तो साइन कॉस में बदलो, ठीक है। सेक 1/, कॉस होता है, 1/, कॉस रख दिया। ये तो पहले से ही साइन कॉस में बदला हुआ है, इसको फिलहाल अभी ऐसे का वैसे रखो, क्योंकि देखते हैं बाएं पक्ष में क्या होता है। इसके पट्टे में कुछ नहीं देख, ले लेंगे लॉसोपा, ले लेंगे कॉस, कॉस 1 कम कॉस, 1 कम 1, इसके पट्टे में भी कॉस है, कॉस से कॉस कटा। इधर अभी फिलहाल कुछ मत करो। बाएं पक्ष में देखो क्या हो रहा है ना, पड़ोस पहले देख लो क्या हो रहा है। पड़ोस में आ रखा है 1 प्लस कॉस ए, ऊपर नीचे बट्टे में 1, बट्टे में 1 का मतलब कुछ नहीं होता है ना। अब भैया इसको हल करने पे 1 प्लस कॉस मिला है, तो यानी कि साइन को मुझे कॉस पे पदों में लिखना है। लिख देते हैं, साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, है कि नहीं, ये सूत्र होता है, हमने लगा दिया। मैं लिख भी देता हूँ, चूँकि साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, बिल्कुल होता है। तो 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, और आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी गुणे में ए माइनस बी। तो यहाँ लगा दीजिए ए प्लस बी ए माइनस के बी, ठीक है जी, ये कर दिया। यहाँ से क्या 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस ए कटा, इधर क्या बचा 1 प्लस कॉस ए, और इधर भी क्या था 1 प्लस कॉस ए। आ गया दोनों तरफ बराबर, यहीं पे छोड़ दो। तो यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड किसके बराबर, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर है RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन जाएगा, हो गया। अगले प्रश्न पे आ जाइए, कह रहे हैं उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक इतने हैं। तो बेटा मैं हिंट दूंगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र लगना है यहाँ पर। मैं आपको एक चतुर्भुज बना के दिखाता हूँ, कोई सा भी चतुर्भुज बना लो। ये चतुर्भुज मैंने बना लिया, ठीक है। ये ए है जिसका निर्देशांक है -5, -3, बी है -4, -6, सी है आपका 2, -1, और डी है आपका 1, 2। इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 हिस्सों में बांट देंगे, क्योंकि चतुर्भुज का क्षेत्रफल तुम्हें पता नहीं है सूत्र। तो ये 2 टुकड़ों में बांट दिए, ये पहला टुकड़ा है, ये दूसरा टुकड़ा है। तो ये क्या है, एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है। क्षेत्रफल निकालना है, पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, फिर जो निकलेगा दोनों को जोड़ दो तो आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। ABC निकालोगे तो ये आपका x1, ये आपका y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3 हो जाएगा। जब इसमें निकालोगे तो क्या मान लो, ADC निकालोगे तो ये x1 y1, ये x2 y2, x3 y3 मान लेना। 2 बार निकालोगे, दोनों को जोड़ दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है बेटा। त्रिभुज क्षेत्रफल का सूत्र अभी मैंने आपको दिखाया था क्वेश्चन करके, ये देखो ये सूत्र, इस सूत्र में रख देना है, ठीक है। 2 बार त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और फिर जोड़ दोगे तो आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्र वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए, परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। सो बच्चों ये प्रश्न यहाँ पे आईपैड में करने के दिखाना तो इम्पॉसिबल है। ये प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है,
दूसरा या तीसरा है, जिसको मैंने पहले ही सॉल्व करा रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। कह रहे हैं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। आपके पास एक वृत्त है, ये वृत्त मैंने बनाया, एक जीवा है आपके पास, ये जीवा है और ये वृत्त का केंद्र है। जीवा जो है त्रिज्या के अनुरूप केंद्र पे कितना कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, और त्रिज्या जो मुझे दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, संगत लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, ये सफ़ेद सफ़ेद हिस्सा जो मैं कर रहा हूँ ये मेरा हो गया लघु वृत्तखंड। ठीक है, ये मेरा क्या होगा, लघु वृत्तखंड। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। सो आपको दे क्या रखा है, दिया है, क्या दे रखा है बच्चों, जो कोण थीटा दे रखा है वो 90 डिग्री और त्रिज्या आर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है, मान रख देंगे। थीटा हमारे पास 90 है, बट्टे में 360, पाई का मान कुछ नहीं है तो बेटा 22/7 मान लेते हैं। नहीं, पाई का मान 3.14 बोला है ना, क्या बोला है, 3.14 रखे हैं कि 3.14, और आर स्क्वायर है ना, त्रिज्या कितनी है 10 का वर्ग, फिर 10 का वर्ग बट्टे में 2, थीटा कितना है 90। आप जानते हैं बच्चों साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। हल करेंगे, ये 4 बार जाएगा। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 314 बट्टे में है 4, और यहाँ है काटोगे 100, 10 का वर्ग 100, यहाँ आ जाएगा 50 गुणा 1। ठीक है, भाग दे दोगे, दशमलव में जाएगा, है ना, दशमलव में जाएगा, तो 314 50 चुके 200 बट्टे में 4, तो यह आ जाएगा 114 बट्टे में 4। काटो इसको, 4 दूनी 8, हाँ 3 बजा 34 हो गया, 4 अड़े 32, 2 बजा, ठीक है, 4 पंजे 20, तो आंसर आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा संगत लघु वृत्तखंड का। अब हमें संगत दीर्घ वृत्तखंड यानी कि काला काला हिस्सा निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये हमारा पार्ट कितना हो गया, ये हो गया संगत, अच्छा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड बोल रहा है, वृत्तखंड नहीं। अच्छा, वर्ड के साथ खेल रहे हैं, शब्दों के साथ खेल रहा है, त्रिज्यखंड बोल रहा है, दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए दीर्घ त्रिज्यखंड निकालते हैं। तो देखो शब्दों को ध्यान से रखना बेटा। अब आ जाएंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये सूत्र होता है बेटा, ये ध्यान रखना। ये शब्दों के साथ खेल रहा था हमारे साथ। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ओपनिस्ट है, यहाँ से 1 माइनस थीटा बट्टे 360 बच जाएगा। हल करते हैं, पाई का मान 3.14 और आर का मान 10 वर्ग। थीटा हमारे पास 90 है, बट्टे में 360 4 बार, तो यहाँ से हल करोगे 100 गुणा 3.14 314, और यहाँ 4 कम 4 माइनस 1 बट्टे में 4, तो यह आ जाएगा 314 बट्टे में 3 बट्टे में 4। इसको हल करोगे जो भी आएगा बेटा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो कमेंट करके मुझे बताओ बेटा कितना आंसर आ रहा है, गुणा भाग करके। अगले प्रश्न में आ जाइए। ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये प्रश्नावली 10 का, चैप्टर नंबर 10 का उदाहरण नंबर 2 है। ठीक है बेटा, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, बार बार मॉडल पेपर पे मैंने कई बार सॉल्व करा चुका हूँ, और उदाहरण अलग से करा रखा है, वहाँ पे भी मैंने बता रखा है। ठीक है, तो मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। पहले आपके पास एक वृत्त है, ठीक है बेटा, आपके पास एक वृत्त है, ये मैंने वृत्त बनाया। हमसे बोल रहे हैं केंद्र ओ वाला वृत्त, जिसका जो केंद्र है ना बेटा वो ओ है। वृत्त पर बाह्य बिंदु टी से 2 स्पर्शरेखाएं खींची गई। बाह्य बिंदु टी से 2 स्पर्शरेखाएं, एक बिंदु ये है, इससे आपने 2 स्पर्शरेखाएं खींची हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये 2 स्पर्शरेखाएं आपने खींची हैं।
टी पी और टी क्यू, ये टी पी बोल लो और इसको टी क्यू बोल लो। तो पी टी क्यू, पी टी क्यू, ये वाला जो एंगल है ना वो किसके बराबर है? ओ पी क्यू के बराबर है। ओ पी क्यू ट्वाइस, ओ से पी को मिलाना पड़ेगा और यहाँ से क्यू को मिलाना पड़ेगा। इस एंगल के ना दुगने के बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमें रचना करनी पड़ेगी, पहले इससे इसको मिलाना पड़ेगा। ऑलरेडी करा रखा है, परसों भी मॉडल पेपर सॉल्व करा था, वहाँ पे भी मैंने करा रखा है, मैं लिंक डाल दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, 10वें चैप्टर का उदाहरण नंबर 2 है, अलग से भी करा रखा है, मॉडल पेपर भी करा रखा है, वहाँ जाके देख लेना। ठीक है बेटा, बहुत आसान है, करा रखा है तो मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन पे, जाके देख लेना। अगला क्वेश्चन है के किन मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल बराबर है? द्विघात समीकरण के मूल बराबर, ये जो हमें दे रखा है बेटा, क्या दिया है? द्विघात समीकरण है ना, यही चीज़ हमें दे रखी है। द्विघात समीकरण में क्या दे रखा है बच्चों? x² - kx + 4 = 0। ठीक है, चूंकि ए क्या है हमारे पास 1 है, x² का गुणज कुछ नहीं है तो 1 है, b x का गुणज क्या है माइनस का, के चिन्हों का भी ध्यान रखना, और c हमारे क्या है अचर पद 4। चूंकि मूल बराबर हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, मूल बराबर होने पर जो विविक्तिकर d होता है वो 0 होता है, यानी कि b² - 4ac 0 के बराबर होता है, यानी कि b² जो होते हैं 4ac के बराबर होता है, माइनस को तो जाके प्लस हो गया। मान रखें b क्या है -k², 4 a का मान कितना है 1, c का मान 4। ठीक है, तो वर्ग करेंगे k का स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, आगे हल करेंगे तो k आ जाएगा ± वर्गमूल 16, तो k का मान आ जाएगा ± के 4। ठीक है, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है ऐसा क्वेश्चन। अब आते हैं बड़े नंबर में, जो 6-8 नंबर में पूछे जाएंगे इस साल। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक मोटर बोट को धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय उसी दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में लगा समय के 2 घंटे ज़्यादा लगता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन भी कुछ दिन पहले ही कराया था। देखो बेटा, ये धारा है, ये पानी की धारा है। ठीक है, और इसमें एक नौका बह रही, ये मान लो कि ये हमारी नौका है, नाव। एक मोटर बोट को धारा की चाल आपको दे रखी है, ये जो धारा है ना बेटा, ये जो धारा बह रही है, धारा की चाल आपको दे रखी है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो धारा है ना, इसका जो चाल आपको दे रखा है, चूंकि धारा की चाल ये दे रखी है आपको 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दे रखा है। नौका की चाल आपको निकालनी है, ये माना नाव की चाल, मोटर बोट की चाल। ठीक है, मोटर बोट है, नाव या मोटर बोट लिखा, नाव की चाल कितनी है, हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो अनुकूल चाल क्या होता है? अनुकूल चाल में ना बच्चों, धारा की चाल जुड़ जाती है मोटर बोट की स्पीड में। मोटर बोट स्पीड x है तो अनुकूल चाल में जो धारा की चाल है वो जुड़ जाएगी और प्रतिकूल में घट जाती है। ठीक है, प्रतिकूल चाल में घट जाती है, तो x में से 2 घट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों यहाँ तक? आगे हल करते हैं। ओके, प्रथम स्थिति यहाँ लिख देते हैं 30 किलोमीटर। ठीक है, 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। आपको पता ही है समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बट्टे में चाल, है कि नहीं? तो दूरी, समय को t1 बोल, दूरी हमारा 30 किलोमीटर, चाल हमारा प्रतिकूल है, प्रतिकूल के लिए x - 2, समीकरण 1। ठीक है, और वही दूरी अनुकूल जाने में 2 घंटा समय कम लेती है। ठीक है, तो वही निकाल लेते हैं 30 किलोमीटर
धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, ठीक है। समय t2 बराबर, दूरी वही है, अनुकूल चाल है तो x+2 हो जाएगा। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। नेक्स्ट प्रश्नानुसार बेटा आप देखो, अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आपको समय कम लगेगा। आप 50 की स्पीड में मोटरसाइकिल चला रहे हो तो आप 20 की स्पीड मोटरसाइकिल चला रहे हो तो किसको ज़्यादा समय लगेगा? 20 वाले को। तो ये प्रतिकूल चाल है, ये अनुकूल चाल है। इसके पास समय ज़्यादा है और इसके पास समय कम है और इसके पास ज़्यादा है। तो प्रश्न में बोल रहे हैं कि जो समय का अंतर है वो कितना है? 2 घंटे ज़्यादा लगता है। यानी कि प्रश्नानुसार T1 में से अगर T2 घटाया जाए तो अंतर कितना आएगा? 2। तो T1 हमारे पास है 30/x-2 और यह है 30/x+2। अंतर कितना आएगा? 2 आएगा। तो ऊपर से 30 ऊपर निश्चित ले लो, यहाँ से बचेगा 1/, ये चीज़ 2 से काट सकते तो 1 कम 2, यहाँ से 15 आ गया। लॉसअप आ जाएगा, x गुणा कर दोगे नीचे x-2 x+2, ये 15 गुणा में इधर के बट्टे में आ गया। इसकी गुणा इसके साथ x+2 1 कम x+2, x-2 1 कम x-2, प्लस का x माइनस का x कटा, माइनस माइनस प्लस, ये ऊपर हो गया 4, नीचे a माइनस बी a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, गुणा करो। यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन बन गया यार। 15 चौके 60, x² बराबर हो जाएगा 64, माइनस के 4 उधर जाकर जुड़ गया, वर्गमूल निकालोगे 8 आ जाएगा, 8 64 होता है। प्लस माइनस 8 आएगा लेकिन हम प्लस का लेंगे क्योंकि स्पीड कभी माइनस में नहीं होती, ठीक है। तो जो x का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जो बोट की चाल होगी वो इतनी होगी। सिंपल, आराम से हो गया बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला क्वेश्चन जो बहुत रिपीट होता है वो है 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करते हैं। 2 संख्या माना प्रथम संख्या को बड़ी मान लेते हैं। एक संख्या छोटी, एक संख्या बड़ी होगी, ठीक है। माना प्रथम संख्या x तथा द्वितीय संख्या को छोटी मान लेते हैं, द्वितीय संख्या y है, ठीक है। 2 संख्या बोला था ना हमारे पास, ये एक संख्या है और ये एक संख्या है, ठीक है। ये मेरा x है एक, ठीक है, और दूसरा मेरा y है। क्लियर? ये मेरा पहली वाली संख्या है, ये मेरी दूसरी संख्या है। अब प्रथम शर्तानुसार आ जाओ। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में क्या बोला गया है? 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है ना। 2 संख्या के वर्ग, बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या के वर्ग को घटाओगे तो अंतर आ जाता है 180। ये पहला शर्त आ गया, पहला समीकरण, ठीक है। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में ये बोला गया है कि छोटी संख्या का जो वर्ग है, वो बड़ी संख्या का 8 गुना। बड़ी संख्या 8x है, ये बड़ा था ये छोटा था, बड़ी संख्या का 8 गुना है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। मैं क्या करूँगा? y² का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे, समीकरण 1 में, ठीक है। थोड़ा खींच लेते डंडा, तो रख दो समीकरण 1 में, यहाँ पर रख देना है। तो ये हो जाएगा x² माइनस के 8x प्लस के 180 इधर आके 0 हो जाएगा, माइनस के 180। तो ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पे 180 आए और घटाने पे 8। 18 दाई 80, 118 में से 10 को घटाओगे कितना आ जाएगा बच्चों? 8 आ जाएगा। 18 10, ठीक है। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, तो पहले जोड़े से x उभयनिष्ठ, 18 बचेगा। दूसरे जोड़े से 10 उभयनिष्ठ, ठीक है। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं
और जो दूसरी बार है उससे यहाँ आ जाएगा जो अपन निकाला था चिन्ह के साथ। यदि x + 10 = 0 तो प्लस का 10 इधर आके माइनस का हो जाएगा जो कि अमान्य होगा। क्यों? क्योंकि इस x के मान को जब y² = 8x करोगे ना तो y बराबर हो जाएगा √8x। तो 8 माइनस के 80 हो जाएगा जो कि आप निकाल नहीं सकते, वास्तविक मान नहीं देगा। इस वजह से ये क्या है बच्चों, अमान्य हो जाएगा। तो दूसरा मान लोगे यदि x - 18 = 0 तो माइनस का 18 इधर के प्लस का हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो बड़ी वाली संख्या है वो हमारी 18 है। छोटी वाली संख्या निकालनी है, x का मान उठाकर यहाँ रख दोगे समीकरण नंबर किस में, 2 में। तो क्या होगा देखो बेटा, तो y बराबर तो हमारा √8x है, रखोगे 8, x का मान है 18, तो इसको 8 को लिख सकता हूँ मैं 4 × 2 और इसको लिख सकता हूँ 2 × 9। तो 4 का वर्गमूल 2, यहाँ से जोड़ा बना 2, 9 का वर्गमूल 3, 3 दूनी 6, दूनी 12। जो दूसरी वाली संख्या होगी वो 12 होगी, छोटी वाली संख्या। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न पे आ जाइए। कह रहे 120 सेंटीमीटर लंबे रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। यदि एक खेल के मैदान को समतल करने के लिए इसे पूरे 500 चक्कर लगाता है तो इसकी द्वारा 30 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की कीमत बताइए। देखो बेटा, रोलर मैं बताता हूँ, रोलर बना के दिखाता हूँ आपको। ये रोलर है, आपने देखा होगा रोलर, ये बेलनाकार शेप में है रोलर। ये ज़मीन पर रोल करता है, घूमता है, ऐसे 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 घूमते लुढ़कते हुए आ रहा है। तो जब ऐसे एक रोलर लुढ़कता है ऐसे ऐसे करके, तो पूरा पूरा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके ऊपर से मुड़ता है। तो जो रोलर होता है वो किस शेप में, बेलन के शेप में है। ये किस आकार में, बेलन के आकार में। 120 सेंटीमीटर लंबा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है बेटा, 120 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारी ऊंचाई है बेलन की 120 है, और इसका जो व्यास हमें दे रखा है वो 84 सेंटीमीटर दे रखा है। यानी कि जो हमारी त्रिज्या हो जाएगी r, 84 की आधी, 2 चौके 8, 2 दूनी, r का मान 42 सेंटीमीटर होगा और h का मान इतना होगा। ठीक है, तो कितने चक्कर लगाते हैं, 500 चक्कर। तो पहले एक चक्कर का निकाल लेते हैं ना। तो एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल तो वो हो जाएगा बेलन का क्षेत्रफल, यानी कि 2πRH। पाई का मान 22/7 कुछ नहीं, तो 22/7 रखते हैं। r का मान 42 है और h का मान 120 है। गुणा भाग तो भैया करना पड़ेगा। ठीक है, तो काटोगे 7 छंग 42, 22 तो नहीं, 44 गुणा 6, ये 0, 44, 12 छंग 72, पीछे से 0। ठीक है बेटा, इतना आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब आगे आ जाइए, थोड़ा और हल कर लो ना, गुणा कर लेते हैं डायरेक्ट 720 से। तो ये आ जाएगा हमारा 31,680। इतना क्या जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अच्छा जी, एक काम में और करना चाहिए था। देखो यहाँ पर एक चीज़ दे रखी बेटा, प्रति वर्ग मीटर है ना, और हमारे पास ये था सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको मीटर में बदल लेते हैं तो कैलकुलेशन और छोटा हो जाता है। तो ये काम कर लेते हैं, नहीं तो और बड़ा हो जाएगा, है ना क्वेश्चन। तो h जो हमारा है बच्चों, h हमारा है 120। मीटर बदलने के लिए 100 से भाग कर देंगे, 1 0 से 1 0 कटा तो ये आ जाएगा 1.2। और r है हमारे पास 42, 100 से भाग कर देंगे तो 0.42 मीटर में आ जाएगा। अब करो 2 × 22/7 और r का मान है हमारे पास 0.42 और h का मान है 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 7 छंग 42, ठीक है, 12, 22 दूनी 44, 12 छंग 72, 0.2 स्थान के बाद 0.72। ठीक है, अब गुणा कर दो, 44 को गुणा कर दो 0.72 से, सो यह आ जाएगा 31.68 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यह आ गया एक चक्कर का, इसलिए 500 चक्कर
मैं तय क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल तय करेगा तो 500 से गुणा कर दूँ 31.68 को। ठीक है, तो हमें गुणा कर देना 31.68 को गुणा कर देंगे हम किससे, 500 से। सो आंसर आ जाएगा 15,840 मीटर स्क्वायर। चूँकि 1 मीटर स्क्वायर की जो लागत है वो 30 पैसे हैं, इसलिए 15,840 मीटर स्क्वायर की जो लागत होगी उसको 30 पैसे से गुणा कर दो। 15,840 पैसे हैं ना। सो देखो 15,840 को गुणा करना है 30 पैसे से, तो 4,000, ये 4,75,200 इतने पैसे होंगे। और पैसे को अगर रुपए में बदलना है तो 100 से भाग दो, 1 रुपये में 100 पैसे तो कटा, तो यह आ जाएगा 4,752 रुपये, इतने लगेंगे हमें। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण बिंदु को मिलाने में रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 11 जो मैंने ऑलरेडी करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिए एक बार। वीडियो के एंड में देखना बेटा, एक एक क्वेश्चन करा रखा, मैं जो बोल रहा हूँ ऐसे ही नहीं बोल रहा हुआ, मैं करा रखा है बेटा तभी बोल रहा हूँ, अगर नहीं मिले तो मुझे बोलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। एक समतल ज़मीन पर, पहले पूरा वीडियो देख लो, उसके बाद जो क्वेश्चन मैंने लिंक बोला है ना उसको सारा लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, उसके बाद एक एक करके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वो देख लेना। एक समतल ज़मीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा तो मैं इसको करा दूंगा। ठीक है, कह रहे एक समतल ज़मीन है, ये हमारे पास एक ज़मीन है, एक मीनार की छाया, एक मीनार है बेटा, ये मीनार है हमारा। ठीक है, उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। पहले सपोज करो उन्नयन कोण ना यहाँ पे 60 था, इस स्थिति में 60 था, उस स्थिति में इसकी छाया मान लेते हैं कि x थी। ठीक है, जैसे ही उन्नयन कोण घट के 60 से कितना हो गया, 30 हो गया, 60 से घट के कितना हो गया, 30 हो गया ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 हो गया। तो अब की बार जो छाया है ना पहले वाले से कितना 40 मीटर और अधिक बढ़ गया, यानी कि यहाँ से x + 40 हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लेते हैं कि जो मीनार की ऊंचाई है वो h है। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ कि ये a है, ये b है, ये c है और ये d बिंदु है। मैंने हमेशा आपको बोला है अगर बेटा 2 समकोण त्रिभुज बनेंगे ना उसको हल करोगे आपको हमेशा आंसर मिल जाएगा। बोला है, करते हैं त्रिभुज, पहले वाले में आ जाए त्रिभुज ABC में। देखो बच्चों, ये हमें निकालना है, फिलहाल ये हमें पता है, इसके भी संबंध लगाएंगे AB बट्टा BC। कोण के सामने वाली भुजा लंब और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आधार। तो लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। थीटा हमारे पास 60 है तो ये हो जाएगा tan 60। AB H है, BC X है, tan 60 का मान √3। ठीक है, तो ये आ गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, ये बट्टे में गुणे में आ जाएगा h बराबर √3x। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं इस्तेमाल कर लूँगा। अब आते हैं दूसरे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में, दूसरे वाले समकोण त्रिभुज में ABD में h निकालना है, AB निकालना है और ये पता है। ठीक है, AB बट्टे BD, तो ये भी tan थीटा लंब बट्टा आधार, tan थीटा, थीटा की बार अब की बार कितना है 30। h BD कितना हमारे पास x + 40 और tan 30 का मान होता है 1/√3, तिरछे गुणा करो h √3। ठीक है, और यहाँ से तिरछे गुणा करोगे x + 40 हो जाएगा। तो मुझे x का मान चाहिए ना यहाँ से बेटा, तो यहाँ से देखो x का मान क्या हो जाएगा h/√3।
ठीक है, ये गुणे में इधर बट्टे में आ गया, तो यहाँ से हल करते हैं h अंडर रूट 3 प्लस का x इधर आके माइनस का हो गया, तो यहाँ x का मान रख देंगे यहाँ से उठाकर, कितना है बच्चों x का मान, h बट्टे में अंडर रूट 3। ओके, थोड़ा हल करना पड़ेगा, ऊपर से h ओबनिस्ट है, यहाँ से अंडर रूट 3 बचा, यहाँ से अंडर रूट 1 बटे अंडर रूट 3 है कि नहीं। थोड़ा हल करेंगे, बट्टे में अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 सिर्फ 3 और ये 1, तो h आ जाएगा 2 बट्टे अंडर रूट 3 40, 2 दूनी 4 0, तो ये आ गया h बट्टे अंडर रूट 3 बराबर 20। 20 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, 3 से गुणा करो, h 1 कम h, और ये आ जाएगा 20 अंडर रूट 3। तो जो मीनार की ऊंचाई होगी बच्चों वो कितनी होगी, 20 अंडर रूट 3 होगी। आंसर आराम से हो गया बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का है बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। कह रहे एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर एवं तल के अपनमन कोण 30 और 45 है। और इस क्वेश्चन को मैंने परसों भी सॉल्व किया था, एनसीईआरटी में भी मैंने सॉल्व करा रखा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ये एनसीईआरटी प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन है। ठीक है, 7वां या 8वां, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लीजिएगा। ओके, सो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है वो मैंने सॉल्व कर दिया, जो बोर्ड एग्जाम में 12 पूछे जाते हैं। ऐसे ही कुछ पेपर और लेके आऊँगा, 5-7 पेपर में और सॉल्व कराऊंगा। सब कुछ तो मैंने करा ही रखा है, पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई रखी है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं, मॉडल पेपर करा दिए। अब ये चल रहे पेपर फॉर्मेट में 5-6 पेपर ऐसे और करवाऊंगा, 3-4 तो करा दिए और 5-6 करवाऊंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस छूटे ना। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दिए हैं, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, कुछ भी आपको चाहिए लिखने के बाद चैनल का नाम आगे आप लिख दो, आपको वो वीडियो टॉप पे मिलेगी। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें बच्चों, और लाइक तो बनता ही है, लाइक ज़रूर करें।